में लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। हर दूरी कभी छोटी नहीं होती है, पर अगर उसको तरीके से पार किया जाए तो बहुत जल्दी मिल जाती है। हमारे यहीं पर आसपास, शहडोल के आसपास एक गांव है सिंहपुर। पहले बहुत छोटा था, अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है, पर गांव ही है अभी। वहाँ से निकला हुआ एक छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ तक में वो बहुत आगे पहुँच चुका है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आदित्य द्विवेदी आज हमारे पीछे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी बात की कि सिंहपुर से निकला हो, सिंहपुर में आप रहे तो कैसा था आपका पढ़ाई लिखाई वहाँ पर? नमस्कार। सिंहपुर एक आदिवासी क्षेत्र है, कहा जाए तो एक छोटा सा गांव था। मैं ये सब घटना आपको बता रहा हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था 80 के दशक में जी। तो प्राथमिक पाठशाला सिंहपुर में पढ़ने के बाद हमको पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं नवोदय विद्यालय में जाऊँ। तो मेरे लिए कंपटीशन का था। कंपटीशन ऐसा था कि हम 4th 5th क्लास में हमारे शिक्षक थे, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया कि भाई आप नवोदय के लिए पढ़िए, नवोदय के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग पढ़ते थे। 5th में बोर्ड एग्ज़ाम हो करता था उस टाइम में, हम लोग तैयारी 5th में। तो हमने 5th में तैयारी होती थी हम लोग से अलग से जी, उसके लिए भी। तो जो तैयारियां होती थी उसमें थोड़े अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था हम लोग। फिर वो नवोदय का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट भी तब पहले बाद में हुआ करते थे, तुरंत रिजल्ट आया नहीं करते थे। उसके बाद मैं 6th में प्रमनिया स्कूल में पहुंच गया। अच्छा। गांव से उठ के आगे थोड़ा सा क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे तो वहीं हेडमास्टर थे, तो हम वहीं स्कूल में चले गए। फिर मेरे को वो हुआ कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो गया। नवोदय का सिलेक्शन मेरे लिए बहुत खुशी की बात, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और सितंबर 88 की बात है, मैं नवोदय में पहुंचा। वो एक ऐसी जगह थी कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हम पहुंच गए थे जी। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए वहाँ से निकलने के लिए। मतलब मैंने वहीं से एक ड्रीम जो है बनाया था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। पर आप ये बताइए कि जब आप सिंहपुर में पढ़ रहे थे और उसके बाद नवोदय में गए तो इंग्लिश तो थी नहीं उस समय? जी, प्राथमिक पाठशाला में कभी भी इंग्लिश नहीं होती थी उस टाइम पे। तो एक चैलेंज था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नवोदय में भी 6th to 8th हिंदी मीडियम था, 9th से अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होता था, इंग्लिश में आते थे। और अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। पर हमारे लिए बहुत, मैंने क्योंकि हर चीज़ को स्ट्रगल करके किया था, मैंने ये चैलेंजेस भी अपन फेस कर लेंगे और ऐसा हुआ, हमने फेस किया। तो जब आप मेडिकल लाइन में, पहले तो आपका मन हो गया कि मुझे जाना है, तो फिर धीरे धीरे जब आप मेडिकल के एग्ज़ाम दिए होंगे उसके बाद फिर ऑर्थोपेडिक बनना, मतलब सर्जन बनना या इस लाइन पे आना कैसा अनुभव रहा आपका? एक्चुअली क्या है कि मेडिकल लाइन में आना, आ तो जाना है, पर मेडिकल लाइन में भी फिर एक टफनेस का मतलब स्ट्रगल की चीज़ें चलती हैं जी। आप मेडिकल लाइन में आते हो, जब मैं आया था तब मेरा 3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में CBSE के थ्रू हुआ और PMT के थ्रू हुआ। बट किसी कारणवश मैंने आर्म फोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था वहाँ पे। फिर मैंने PMT, मतलब जबलपुर में मेरा एडमिशन हुआ, मैं भोपाल में फिर आ गया मैं ट्रांसफर से। देन MBBS अपना करते करते पहले सबसे पहले होता था कि MBBS क्लियर करो। हाँ, सबसे बड़ी तो ये था कि MBBS पहले UG कंप्लीट करें, खासकर कंप्लीट में, फिर आप PG के लिए प्रिपरेशन करते हो। हमने PG के लिए प्रिपरेशन किया, रैंक अच्छी आई, ऑर्थोपेडिक्स हमने किया। हमने सोचा नहीं था कभी भी, मुझे तो पीडियाट्रिशियन बनना था। बट ऐसा था कि मैं पर्सनली पीडियाट्रिशियन बनना चाहता था। मुझे बच्चों के प्रति आज भी बहुत लगाव है, बहुत अच्छे से केयर करता हूँ। ऑर्थोपेडिक्स में भी जो बच्चे आते हैं उनको भी बहुत अच्छे से करता हूँ। और पर ये था कि मुझे थोड़ा सा ये रखा कि मैं कर सकता हूँ, ऑर्थोपेडिक्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स से किया। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक जो लाइन है वो ज़्यादा टफ है? डेफिनेटली टफ है, बट पढ़ाई के लेवल की बात करो। हाँ देखिए, एक्चुअली पढ़ाई के लेवल की नहीं है, एक्चुअली क्या टफ ऐसा है,
सारे पीजी में सारे में आपको काम करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। टफनेस लेवल वही रहता है, पर स्ट्रगल लेवल बहुत ज़्यादा इसमें है, क्योंकि फिजिकली बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक्स में फिजिकली बहुत है। ट्रॉमा हैंडल करना, मेंटल स्टेट काम रखना, फिर ट्रीटमेंट सही करना, फिर ऑपरेट करना, फिर रिजल्ट बढ़िया आना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आदित्य द्विवेदी जी से। कहीं जाइएगा नहीं, एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम, और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर आदित्य द्विवेदी से, और आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी ये लाइफ को इस तरह से बनाया है। निश्चित है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करते करते आज वो यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तो आप इस लाइन पे आ गए, जब आप शहडोल आए, आप यहाँ पर आए, उस समय यहाँ की स्थिति कैसी थी इस क्षेत्र के लिए? 2009 में मैंने अपनी पीजी कंप्लीट की जी। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ और फेलोशिप या कुछ और आगे बढ़ के तो मैंने राजकोट गुजरात गया। वहाँ पे मैंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया जी। वहाँ पे लगा कि यार बहुत गरीबों लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत कम पैसे में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं यार ये सब चीज़ें कर लिया हूँ, तो मैं क्यों अपनी जगह में क्यों ना जाऊँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे मालूम था कि इस जगह में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, बड़े सेंटरों में ही जा रहे हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अपने लोगों की, जनता पर सेवा करूँगा, और मैं यहाँ लौट गया। यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने वर्तमान कलेक्टर जो थे नीरज दुबे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उन्होंने उस समय ट्रॉमा यूनिट बनाई थी। जी जी। तो बोले कि आदित्य आपको करना है इसका सारा कुछ। तो ट्रॉमा यूनिट जब बनाया तो मेरे को बोले सर मेरे को मैं कैसे करूँगा। तो बोले आप में हिम्मत है क्या, कर लोगे क्या। बोले सर आप मुझे फ्री हैंड देंगे तो मैं कर लूँगा, फिर कर लेंगे। तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, और मैंने ट्रॉमा यूनिट का जो स्थापना थी, स्टार्ट किया था 2011 के मार्च में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उसमें, हाँ उस समय आए थे, से हमने स्वागत वो उद्घाटन करवाया। और उसमें हमने उस टाइम 2011 में तब हमने वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक्स ही स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लगा कि और चीज़ें बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। किसी कारणवश वो ट्रॉमा यूनिट फिर बंद हो गया। हाँ हाँ, वो सरकारी ऐसी चीज़ें थी, थोड़ी योजनाओं को में थी, मैन पावर की कमी जैसे रहती है, थोड़ा सा बंद हो गया। फिर चीज़ें ऐसी हुई कि मैं भी जिला अस्पताल से थोड़ा सा अलग हो गया। दोबारा मैंने ज्वाइन किया जिला अस्पताल। तब तक मेरे ये थी कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स से काम करना है। यहाँ प्राइवेट में कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा। 2010 तक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2010 में हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके थोड़ी जुटाना, फिर सारे कुछ करना। हम लोग कुछ ही वो करते थे, तो स्टार्ट किया। बहुत कम कीमत में काम करना, बहुत अच्छा रिजल्ट देना। आज भी वो जो रिजल्ट हैं वो आते हैं, बड़ी खुशी होती है। पर स्ट्रगल करके हमने यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स जिला शहडोल में, शहडोल संभाग में हमने ऑर्थोपेडिक्स की एक नींव रखी, ऑपरेटिव की नींव रखी। मेरे जो बुजुर्ग होंगे, मेरे सीनियर होंगे ऑर्थोपेडिक्स के, वो बहुत अच्छा काम किए हैं, पर हमने ऑपरेटिव की नींव रखी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये जो ऑपरेशन थिएटर आपका होता है, मतलब ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर और नॉर्मल जो ऑपरेशन थिएटर, इसमें कितना अंतर होता है? सर ऑपरेशन थिएटर जो होता है ऑर्थोपेडिक्स में एक इन्वेजिव मतलब एक टेक्निक होती है सियाम ओरिएंटेड जी, और एक होता है ओपन। तो ओपन में जो रिजल्ट आते हैं वो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जी। पर
जो अपने सियाम चीज़ें होती हैं, सियाम से लेकर गाइडेड रहती हैं, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो एक वही चीज़ें हो गई कि उसके कॉस्ट बहुत बढ़ गया। एक तो सियाम, जितने इंस्ट्रूमेंटेशन लगते हैं इम्प्लांट को डालने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनके कॉस्ट बढ़ गए। फिर जो टेबल होती है उसके कॉस्ट बढ़ गए, एनेस्थीसिया मशीन होती है उसके कॉस्ट बढ़ गए। और फिर यदि आपने मॉडुलर रोटी बनाया तो फिर वो तो अलग, तो चीज़ें अलग हो गई। तो ये कुल मिला के बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे मरीज को आराम ज़्यादा होता है। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आपको सुविधाएं आपने बढ़ा दिया तो कम चीरे में, बहुत कम उसमें ओपन करने में आपने इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट डाल दिया, रॉड डाल दिया, सियाम ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें कर ली, तो इसका रिजल्ट बहुत हो जाता है। पेशेंट का डिस्चार्ज रेट बहुत जल्दी हो जाता है और उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गया जी। और उसके बाद ये होता है कि उसका जो बेड चार्ज कम हो गया, हाँ, दवाइयाँ कम हो गई, और इससे लगता है कि मतलब जो चीज़ें ओपन में बहुत ज़्यादा जाती वो बहुत कम हो गई। बिल्कुल। और हम ये ऐसा कर भी रहे हैं आज भी हमारे जो हैं। तो अब तो बिल्कुल ये मेरा मोटो हो गया कि कम कीमत में बेहतर इलाज करना है। पर जहाँ हम लोग आज रह रहे हैं यहाँ पर भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जादू टोने टोटके और लोगों का अपना खुद का इलाज वो बहुत ज़्यादा है। गांव में आप रहे हैं तो भी जानते हैं। तो जब उसके बाद वहाँ मान लीजिए किसी का पैर टूटा तो वो व्यक्ति सोचता है अरे कुछ नहीं हुआ, हल्का सा है, फिर उसने कुछ अपना इलाज किया। उसके बाद जब उसकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब वो डॉक्टर के पास भागते। ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, खासकर ये जो राजनग्राम का एरिया हमारे डिंडौरी राजनग्राम का एरिया है, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, उसमें मेरे मतलब मैं ऐसा हर हफ्ते ही देख सकता हूँ। मतलब ये कि ऐसे बिगड़े केस आते हैं और 4-4 महीने पुराने, 3-3 महीने पुराने, टेढ़ा हो गया है, अभी तक क्या कर रहे थे, दवाई लपेट के बांस की पट्टी बांध के हम कर रहे थे, अब नहीं चल पा रहे हैं तो आए हैं, अब ठीक करो। ये बहुत बड़ा स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, अब उसको ठीक करना। अब ये चीज़ें जागरूकता की बात है, हम जागरूक कैसे बना सकते हैं, हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हमारी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोगों को जागरूक कैसे बने, करें कैसे करें, और वो जागरूकता हमको फैलाना चाहिए। बिल्कुल। और ये धीरे धीरे करके हम ये हो भी रहा है, धीरे धीरे करके होगा और कुछ समय में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं सर्दी बुखार खांसी वाले, मान लीजिए आप वैसे डॉक्टर हैं मेडिकल वाले, तो हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमने हाथ देखा, हाँ ठीक है तुम ये दवाई लो, क्योंकि उस पेशेंट को देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसकी हड्डी यहाँ से निकली है या कुछ ऐसा घुटना टूटा हुआ है और रो रहा है, खून बह रहा है, ऐसे समय में एक तो मरीज को भी आपको ढांढस देना और खुद को भी संयमित करना, ये काम कैसे करते हैं? ये मेंटल स्टेटस काम को रखना पड़ेगा आपको। कोई भी यदि डॉक्टर बनता है तो सबसे पहले तो अपनी मानसिक स्थिति को तो बहुत ही काबू में रख के चलना पड़ेगा। और हम जब ट्रेनिंग के दौरान हमको इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, तो वो हम धीरे धीरे करके कर लेते हैं। राइट नाउ मेरे पास हमने इस दौरान में तो ऐसे भी केस देखे जो ट्रेन से कट के आए हैं, जी, पैर अलग है और कुछ चिपका हुआ है, अब उसको ब्लड को भी रोकना है, जान भी बचानी है, तो इसमें मल्टीपल अप्रोच लगता है। हमको बहुत लोगों को तैयार रखना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। हमारी ट्रेंड स्टाफ होते हैं कि भाई उसने दवाइयाँ दें। एक पैरामेडिक्स होते हैं जो ब्लीडिंग को रोके, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ें होती हैं। और डॉक्टर उस दौरान पेशेंट को काम करते हुए, अटेंडेंट को समझाते हुए सारा कुछ करना, ये अब आदत सी है। और अच्छा भी हुआ है। भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार कुछ लोग अटैकिंग मोड पे आते हैं। डेफिनेटली सर, वो मैंने उनको गलत नहीं बोलूँगा जी। अटैकिंग मोड ये है कि उनकी भावनाएं हैं। कोई किसी का यदि जुदा हो रहा है किसी कारण, तो जुदा होना मतलब एक बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन है। तो उस दौरान में हमको काम रहना चाहिए कि कैसे हम उसको करें, क्योंकि उसका तो वो चीज़ छोड़ के चला गया। बिल्कुल। यदि वो समझता है कि डॉक्टर की गलती है या फिर मेडिकल स्टाफ की गलती है, जबकि आप ही शॉर्ट
चीज़ें कर लेके आए हैं। हाँ, ऐसे हमारे पास वो गोल्डन आवर्स में लाए ही नहीं कि हम कुछ कर पाते। यदि आप उस गोल्डन आवर्स में लाते तो हम डेफिनेटली कर सकते, और वो होता है 1 घंटा, जो पॉसिबल नहीं होता। उतनी दूर से लाना या ऐसे समय पे लेके आना, फिर ट्रेन स्टाफ, ट्रेन एम्बुलेंस स्टाफ, तो ये सब चीज़ें बहुत लैक करता है, जो धीरे धीरे करके लोगों को जागरूक करते करते हमारे पास फैसिलिटी लाते होगा। होप तो रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि जैसे मेडिसिन में बहुत सारी इन्वेंशन होते चले जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, नई नई मेडिसिन भी आती जा रही हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है कि मतलब जैसे आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चोट लगी है, वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल चोट है, और उसको कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी हमको लिख के दे देगा, और मतलब बेमतलब का पैसा लगेगा। हमारा पैर तो बिल्कुल सही है, हाथ तो बिल्कुल सही है, पर जैसे नहीं बोलते हैं हेयर लाइक क्रेक, वो है, और जब आपके पास आता है, आप उसको बताते हो, तब उसको समझ में आता है, करे उसके बाद भी कई लोग ये सोचते हैं, अरे इतने में क्या होता है। तो मैं आपकी भाषा में समझना चाहता हूँ कि अगर बोन में जरा भी हेयर लाइक क्रेक है तो उसका मतलब क्या होता है, और आगे जाके कितना विभत्स हो सकता है अगर हम नहीं। एक्चुअली क्या है कि कोई भी, जैसे आप हेयर लाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, या मैं बोलूँ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलें, बिल्कुल, हाँ, या ब्लंट इंजरी बोलें, या फिर ऐसा जिसमें से पूरा प्रोमिनेंट विजिबल नहीं होता, मोच वगैरह, मतलब कुछ ऐसा पैर ट्विस्ट हो गया, तो बोलते हैं बैठवा लेते हैं। हाँ, ये कॉमन धारणा है, बोलते हैं बैठवा लिया, पीठ में जकड़न है तो उसको नाई के पास गए और उसको सब कुछ किए और बैठवा लिए। और इसमें क्या है, इसमें बहुत क्विक लोग, बहुत एक्सपर्ट भी हैं, बोलते हैं जी जी, कुछ उमरिया के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं। बट क्या है, कोई भी जब इम्पैक्ट करेगा तो जब तक बोन में पहुंचने से पहले वो बहुत चीज़ों को डैमेज कर चुका होगा। ये चीज़ है। तो सॉफ्ट टिश्यू मतलब स्किन को डैमेज करेगा तो फट जाएगा, एब्रेजन आएगा, नीलापन आ जाता है, अंदर तक और पहुंचा तो मसल को डैमेज करेगा, तो मसल का टीयर हो सकता है, और अंदर तक गया जो बोन में से बोन को जोड़ने वाले जो लिगामेंट होते हैं उसको डैमेज कर सकता है, और इम्पैक्ट किया तो इंटेंसिटी के, जो इम्पैक्ट की इंटेंसिटी है उसके अनुसार से बोन में फ्रैक्चर और या लिगामेंट में हो सकता है। अब जो, क्योंकि पेन जो होगा बोन में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, ये बात तो है। तो फ्रैक्चर जब वो पेन वो महसूस नहीं करता उस टाइम पे, तो फिर वो क्या करता है कि भाई ज़्यादा नहीं है, और उस दौरान यदि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है और वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो फ्रैक्चर धीरे धीरे जब, क्योंकि स्टेबलाइज नहीं किया गया, उसको सपोर्ट नहीं दिया गया है, प्लास्टर नहीं लगा है, कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर यदि नहीं लगा उसको, तो वो धीरे धीरे करके डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। जब डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो यूनियन सही नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम आएगी। फिर वो 1.5 महीने बाद आएगा आपके पास कि दर्द बना हुआ है। हाँ, कई लोग ऐसे आते हैं कि हमारे हाथ में तो दर्द बना रहता है, तो फिर बोले क्या है, जब हिस्ट्री लेते हैं तो बोले कि सर 1.5 महीना पहले गिरा था, ऐसे ठीक है बैठवा लिया था तो ऐसा हो गया। बट कुछ चीज़ें हैं कि मतलब आपको डॉक्टर में दिखाने में, देखिए अब 1.5 महीने बाद आते हैं, तो मैं तो बेहतर कहूँगा कि जिस दिन आप गिरे उसी दिन आ जाए, उसी दिन दिखा दें। कुछ नहीं होता तो वेल एंड गुड, होता है तो वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक तो ये भी है कि जो हमारी बोन्स है वो सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद भी जब टूटती है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और मेरे ख्याल से बोन का दर्द बहुत ही ज़्यादा वो होता है। तो जब कोई, मेरा ये पूछना है आपसे कि जैसे हम बोल रहे हैं बोन बहुत स्ट्रांग है, स्टील से भी स्ट्रांग बोला जाता है उसको एक तरह से अपनी बॉडी का, बिल्कुल, पर जब वो टूटती है तो उसका कितना मतलब चोट सहने की क्षमता जो है उसकी बोन की, कि कितनी प्रेशर से वो लगेगा कि वो टूटेगा। देखिए डिपेंड्स ऑन की स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, क्या होता है, कौन सी बोन टूट रही है, और प्लस कहाँ पे है जी। स्ट्रेंथ ऑफ द बोन यदि बोलेंगे कि तो एज के अनुसार से, जैसे बच्चों अच्छा ठीक बच्चों की हड्डी बिल्कुल मुलायम होती है, तो गिर भी जाते हैं, कितनी बार गिरते हैं वो, और उनकी भी हड्डी टूटेगी भी तो बेंड हो जाएगी, बस ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगी तो वो मतलब फ्लेक्सिबल है वो चीज़, वो बन सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ब्रिटलनेस बढ़ती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, बोन की भी ब्रिटलनेस बढ़ती जाती है, तो जब, और उसके बाद ब्रिटलनेस एक टाइम तक, फिर उसके बाद स्पॉन्जीनेस आ जाता है फिर से, जो बुजुर्गों में होता है, थोड़ा फिसले फ्रैक्चर हो गया। तो स्ट्रेंथ जो आप बोल रहे हैं कि कैसे, किस स्ट्रेंथ से, मतलब किस स्ट्रेंथ से गिरे या फिर कैसा हो तो इम्पैक्ट कैसा होगा, तो वो डिपेंड्स ऑन कि किस एज में
कोई आप जिम्नास्ट को आप बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट भी डालोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्जीनेस है उसमें। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसा। एक धारणा ये भी है कि जैसे हमको कुछ होता है, प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए घुटने की हड्डी पूरी टूट गई है, तो बेसिकली दिमाग में सबसे पहले लोग जो हमारे आसपास लोग हैं, हमको कुछ हुआ तो हमारे आसपास नहीं यहाँ नहीं दिखाना है, आप बिलासपुर चले जाइए, मैं इनको जानता हूँ उनको जानता हूँ। ये भ्रांति कब ख़त्म होगी? क्योंकि शहडोल में मेरे ख्याल से नहीं है, सब कुछ है, आप खुद बैठे हुए हैं। ये भ्रांतियाँ सर तो सब फैसिलिटी में है, मेडिसिन में भी है, सर्जरी में भी है, ऑर्थोपेडिक्स में है। ऑर्थोपेडिक्स में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 10 साल पहले तक कोई कुछ नहीं करता था। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे भ्रांतियाँ तो सब टूटती हैं। पर जैसे अभी आपने कुछ समय थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास टाइम कितना है, वो इंजरी होने के बाद डॉक्टर तक पहुंचने के लिए हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो तो नहीं जान रहे कितना फ्रैक्चर हुआ है। हाँ डेफिनेटली। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें नियरेस्ट जाना चाहिए। डेफिनेटली। देखिए प्राइमरी तो आपको करवाना चाहिए सबसे पहले जी, क्योंकि यदि कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड बोले तो फ्रैक्चर हो गया और वो स्किन से बाहर आ गया, हड्डी बिल्कुल, बाहर आ हाँ। गई, तो उस चीज़ में आपकी प्रोबेबिलिटी 100% इन्फेक्शन के हो जाते हैं। बिल्कुल। और यदि आप बाहर भी जाते हैं तो आपको चीज़ें 4 घंटे 5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, रन करना पड़ेगा। और वो दर्द तो सहेंगे, इन्फेक्शन के रेट और बढ़ते जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा फ्रैक्चर होता है, कुछ भी इंजरी होती है, प्राइमरी करवाइए। आप यदि सेटिस्फाइड हैं वहाँ डॉक्टर से तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे और करवाइए। और मैं बोल रहा हूँ कि बाहर जाने की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है। शहडोल में सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में तो हम स्पाइन भी कर रहे हैं, बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, हम तो प्लास्टी भी कर रहे हैं, मतलब जोड़ को बदलने के लिए घुटना प्रत्यारोपण और हिप रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, और ट्रॉमा तो कर ही रहे हैं, ऑर्थोस्कोपी भी जल्दी। अच्छा, कॉमन जो सबसे बड़ी कॉमन बीमारी है ये कमर के दर्द है। ये मेरे ख्याल से सभी महिलाओं को खासकर, और इसके लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्टर लोग आते होंगे, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, क्या चीज़ है ये कॉमन जो है जो कमर का दर्द है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे मैंने जैसे देखा है तो ये विटामिन की कमी या कैल्शियम की कमी के कारण से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हर दूसरे पेशेंट को या देखें तो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी, बहुत ज़्यादा कमी इस एरिया में, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को ये जागरूकता होना चाहिए कि आप विटामिन डी कैसे इम्प्रूव करें अपने। जी। तो और प्लस एक्सरसाइज तो है ही नहीं कुछ, वो तो बिल्कुल जीवन से गायब है, क्योंकि अब जगह टाइम ही नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं है। आपके फूड हैबिट इतने ख़राब हो गए हैं, जंक फूड्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें काम करती हैं इन सब चीज़ों में। आपने 1-2 भी सुधार लिया तो आपको रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो मैंने देखा, यहाँ फिजियोथेरेपी का बहुत कम रोल है। बिल्कुल। जबकि विकसित देशों में फिजियोथेरेपी का इक्विवेलेंट रोल है ट्रीटमेंट के बाद का। ये चीज़ भी, हाँ बिल्कुल सही बोला कि अगर हमारा पैर में इंजरी हो गई, अब हम ठीक हो गए, तो डॉक्टर सलाह देता है, आप भी सलाह देते होंगे कि हाँ आप थोड़ा दिन फिजियोथेरेपी करा लीजिए। तो लोग फिजियोथेरेपी मतलब क्या है, वो बॉटल में पानी भर के और सेकाई कर लिए, जबकि वो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमको किस ढंग से करना है। फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी कला है और एक विधा है, एक उतना इम्पोर्टेंस है जितना ऑर्थोपेडिक्स का है। हमने कोई चीज़ बना दिया, बोलते हैं दीवार बना दिया और उसको तराई नहीं किया बराबर, हाँ तो वो टूट जाएगी, तो क्रैक आ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक वो तराई करने वाला जो इंसान है ना, वो तराई जब बराबर करेगा तब परमानेंट हो बनेगी। तो वो जो हमने प्लास्टर लगा दिया या ऑपरेट कर दिया, आपको नी स्टिफ हो गई, घुटना जकड़ गया, अब वो पैर को सीधा करके चल रहा है। भाई पैर को मोड़ने की एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल कराना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होता है, प्रोसेस है। चलने के लिए आपको बताएंगे, कोई नहीं चल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो ये प्रोसेस को समझाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बहुत अच्छे सर्जन हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ऐसे एडवाइस दे दीजिए जिससे कि आपके पास आने तक या उनको ये इंजरी पहली बात तो हो नहीं, और दूसरा अगर हो जाती तो उसके लिए क्या उपाय करें। जब बेसिक कभी भी देखिए कोई भी इंजरी होती है, यदि आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर है या फिर लग रहा है कि नहीं फ्रैक्चर नहीं है या गिरे हैं, ऐसा सबसे पहले तो आप, यदि आपको फ्रैक्चर लग रहा है तो उसको सपोर्ट दीजिए।
किसी चीज़ से सपोर्ट दे सकते हैं। आपके यहाँ स्केल है या फिर कुछ आपके पास बुक्स है तो बुक्स को बांध करते हैं, फोर आर्म में हो गया, हाथ में हो गया, यहाँ पे हो गया, उसको सपोर्ट दीजिए, जिससे पेन को आपको मतलब स्टेबलाइज करना है। बिल्कुल सही। दूसरा, यदि आपको स्वेलिंग समझ में आ रही है, रेडनेस हो रहा है, तो आप जो ठंडे पानी से या बर्फ से हो पॉलीथीन में रख के आप उसकी सिकाई करें तो उसमें सूदिंग इफेक्ट रहेगा जी। एनाल्जेसिक कुछ ले सकते हैं और फिर जो डेफिनेटली विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको दिखाएं ऐसी चीज़ें हों। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बातें आज हमने आपसे सीखी हैं, और दर्शक हमारे निश्चित ही कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। बात ये यहाँ पर नहीं है कि एक डॉक्टर ने आपको ये एडवाइस दी कि नहीं मेरे पास आओ, बात ये है कि आप उनके पास कितनी जल्दी आओ। आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह की, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो अपने से इलाज मत करिए। अपना इलाज तभी कारगर होता है जब हम जानकार होते हैं, और बेसिकली दूसरों की सलाहों को ध्यान न दें और सीधा डॉक्टर के पास आएँ, वो आपको करेक्ट जानकारी देगा। और विश्वास रखिए, शहडोल में भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके लिए आप बाहर जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगली बार, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम, और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज़ की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद।